तो पीछे की क्लास हमने एक ली थी यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर। उसके ऊपर छोटा मोटा आ सकता है, ज़्यादा नहीं। एक तो एनर्जी का जो होता है ना, उसके अंदर दो तीन मेथड हैं। एक तो वो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर, और शॉर्ट नोट के अंदर आ सकता है वो, है ना। तो वो वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने 12th में भी पढ़ा होगा, वही चार्ज वगैरह है, ठीक है। ट्रांसफार्मर वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो इसके बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एक कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर यानी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की मोमेंट है, गति जो है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मोमेंट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तब क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा। इट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग एट द गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड के अंदर जितने भी चार्ज जो हैं, चार्ज की क्वांटिटी, कितने चार्ज हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके बराबर होगा ये। इट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, है ना, और एक पॉइंट के अंदर, ठीक है। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है, वेक्टर नहीं है। स्केलर का मतलब हिंदी में अदिश राशि है जिसकी दिशा नहीं होती, ठीक है। तो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन है, इफ़ 1 कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू दी वायर इन 1 सेकेंड, यानी 1 कूलाम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है एक वायर से 1 सेकेंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 1 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाला 1 कूलाम चार्ज किसी तार के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ओम का लॉ आता है, ओम नियम हिंदी में। तो ओम का लॉ क्या कहता है, स्टडी करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। स्टडी करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे स्टडी करंट का याद नहीं है, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, स्टडी करंट नहीं, स्टडी करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर अगर स्टडी करंट फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। जैसे ये तार है, कोई मेटेलिक वायर मान लीजिए आप कंडक्टर की जगह, ये तार है, तो इसका एक तो ये सिरा हो गया एंड, एक ये हो गया। इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 अगर इसका है तो इसका V2 है, तो इनका डिफरेंस कैसे आएगा, V1 माइनस V2। इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। क्या प्रोपोर्शनल होगा, ये स्टेडी करंट, ये प्रोपोर्शनल होगा उस दोनों के एंड के बीच में। ये देखिए यहाँ पे, तो स्टेडी करंट जो कि एक मेटेलिक कंडक्टर से प्रवाहित हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। और जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो मोमेंट होती है, इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है वो तापमान के ऊपर निर्भर करती है। जैसे हम तापमान बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। इसीलिए जो तापमान है वो यहाँ पे कांस्टेंट रखना ज़रूरी है। एक कांस्टेंट तापमान के ऊपर ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आई समानुपाती वी आपने देखा होगा, वी बराबर आई आर होता है नॉर्मली, तो आई समानुपाती वी, और या वी समानुपाती आई भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे करंट है वो इसके समानुपाती बताया था ऊपर इस टर्म के अंदर, तो वही हमने लिखा है नीचे। और वी बराबर आई आर, आर एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, कंडक्टर का प्रतिरोध। आर इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंट क्या है, प्रतिरोध क्या है, जो कि धारा में बाधा उत्पन्न करे, धारा को प्रवाहित न होने दे। इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर, ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ है, गुण है उसका। बाय विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो कि क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, उसको होने नहीं देता है, मान लीजिए। तो आर का फॉर्मूला वहाँ से आप बना सकते हैं, आर बराबर वी बटे आई, बहुत ईजी है, आपने 12th में पढ़ा होगा। आर यहाँ से देखिए, आर लेंगे तो आई जो है इसके नीचे चला जाएगा, बट्टा में हो रहा, आर बराबर वी बटे आई, ठीक है। इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी और अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तो वी उसका रेशियो, और एक जो कंडक्टर के अंदर से जो करंट जा रही है उसका रेशियो, तो वी बटे आई इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ऊपर तो ये सूत्र के रूप में लिखा हमने, और नीचे इसको डिफाइन करके लिखा है, उसको टर्म के रूप में लिखा है कि कैसे लिखेंगे इसको, वर्ड्स के रूप में। द डिवाइस विच ऑफर रेजिस्टेंस इज टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो जो रेजिस्टेंस हमको देता है उसको रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर सुना होगा कि इतने ओम का रजिस्टर इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है।
तो वही है। तो रजिस्टर क्या करता है, रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है, और रजिस्टर का रेसिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, इसकी यूनिट ओम होती है, ओम को इस टाइप से दर्शाते हैं। अब जो रेसिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, तो वो समानुपाती होता है उसकी लंबाई की, यानी जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसका इतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, उसका उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका क्षेत्रफल है, जैसे ये वायर है मान लीजिए यहाँ से ये, तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है, ये वाला, ये वाली लंबाई है इसकी, ठीक है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला सेक्शन देखिए, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये वाला सेक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध कम होता जाएगा, उसकी व्युत्क्रमानुपाती है। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही आर है वो कम होता जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। और इसको अब साथ में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर समानुपाती एल अपॉन ए, ऐसे लिखेंगे। अब ये रो हटा, ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो उसकी जगह रो आ जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और लंबाई के समानुपाती होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए मटीरियल इज इन्फ्लुएंस बाय, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, एक तो शेप ऑफ मटीरियल। अब शेप कैसी है वो डिपेंड करता है, जैसे एक तो बेलनाकार हो गया, एक जैसे ये स्क्वायर हो गया, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है एक तो, क्योंकि इसकी मोटाई चेंज होगी ना, यहाँ पे कम है, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल का टाइप कैसा, जैसे कॉपर के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, मतलब उसका रेसिस्टेंस कम होता है, और उससे भी ज़्यादा चांदी के अंदर होता है, ठीक है। तो चांदी को तो यूज़ नहीं कर सकते हम क्योंकि वो महंगी होती है। तो सेकंड हम कॉपर के तार इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ता है चांदी से, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता है चांदी से, और उसका जो रेसिस्टेंस है वो कम होता है, उसके अंदर धारा ज़्यादा बहती है, इसलिए कॉपर के तार यूज़ किए जाते हैं। तो टाइप ऑफ मटेरियल का मतलब किस टाइप का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, मेटल कौन सा है, तांबा यूज़ कर रहे हैं, चांदी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक टेम्परेचर क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि टेम्परेचर के द्वारा इलेक्ट्रॉन उनका जो प्रभावित होते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है, तो इसलिए टेम्परेचर भी ज़रूरी है। तो किसी भी तार का, कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो तीन चीज़ों से मेनली प्रभावित होता है। एक तो शेप कैसी है उसकी, दूसरा उसके अंदर मटेरियल कैसा है, तीसरा उसका टेम्परेचर कैसा है। तो टेम्परेचर के द्वारा आप और समझना चाहे तो ये समझ लीजिए कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ गई इसका मतलब धारा बढ़ गई, और धारा बढ़ गई इसका मतलब प्रतिरोध कम हो गया, ठीक है। उल्टा होता है ना, धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। जो रो है उसको डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। उसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता हिंदी में, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टर। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। ये अभी ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। ये लिखिए इसने कि रेजिस्टर गिवन टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन्वर्सली का मतलब एक बटे इस टाइप से, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी क्षेत्रफल के। अब यहाँ से हमें मिला था आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये मिला था, ये हमें यहीं रखना है, बाकी को इस साइड ले जाना है, इसको। तो जैसे ये यहाँ पे ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, आर ए ऊपर आ गया, एल नीचे चला गया, ये लिखा रखा है यहाँ पे। तो इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट ओम मीटर हो जाएगी। ओम मीटर क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आर है, आर का हमने देख के आए थे रो होता है, फिर है ए, एरिया, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं हम, एरिया मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से लिख लेंगे। और साथ में हमारे पास है ओ है, ओम है, ठीक है। ये ऊपर आ गया सारा। अब नीचे एल है, एल मतलब लंबाई, लंबाई को मीटर से लिखते हैं। इसको यहाँ से काटेंगे, क्या बच गया ऊपर, ओम मीटर बच गया, तो कैसे लिखेंगे, ओम मीटर। और ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। फिर आता है कंडक्टिविटी, चालकता बोलते हैं कंडक्टिविटी को, और कंडक्टिविटी को दर्शाते हैं हम सिग्मा से। ये सिग्मा, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। रो क्या था, विशिष्ट प्रतिरोधकता थी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सॉरी, रो क्या था, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी थे, विशिष्ट प्रतिरोधकता। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी यानी चालकता, तो चालकता किसके बराबर हो जाएगी, 1 अपॉन रो की। ओके, रेसिस्टर इन सीरीज, प्रतिरोध सीरीज के अंदर जोड़े हैं तो क्या होगा, सीरीज यानी श्रेणी क्रम,
ठीक है, हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी में बिल्कुल श्रेणी के हिसाब से जुड़े हैं, ये श्रेणी होती है 1 2 3 4 5 बिल्कुल लगातार चलती है, वो श्रेणी होती है। तो R1 R2 R3 तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और इनमें जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा, V1 V2 V3। याद रखना आपको, सीरीज के अंदर श्रेणी क्रम के अंदर वोल्टेज चेंज होगा, धारा सेम रहेगी सभी के लिए। यहाँ पे आई चल रही है, यहाँ भी आई चलेगी, यहाँ भी आई चलेगी, ठीक है। लेकिन ये जो V है ना, ये चेंज होगा, यहाँ पे अलग अलग होगा, वोल्टेज चेंज होगा। तो कैसे लिखेंगे हम? टोटल वोल्टेज अगर निकालना चाहें कि बी हमने यहाँ पे V दिया था और यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होगा, V1 में, V2 में, V3 में। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और सूत्र पढ़ा था मैंने V बराबर IR। तो इस V किस जगह लिखेंगे? IR। V1 किस लिखेंगे? IR1। अब आप बोलोगे कि I1 क्यों नहीं लिखा? तो मैंने आपको पहले बताया था कि I चेंज नहीं होगा, यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, इसलिए IR1 रेजिस्टेंट R1 के लिए, IR2 इसके लिए, IR3 इसके लिए। ये सूत्र लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इनकी जगह पे। तो क्या होगा, इसकी जगह पे हो गए, ठीक है, V1 V2 V3 की जगह लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये आई कॉमन है सब में, ये कट गया। R इक्विवेलेंट बराबर, यानी R जो पूरा है श्रेणी क्रम के अंदर टोटल कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसी टाइप से अगर R4 R5 R5 इसी से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे जुड़ते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। Total, if resistance are connected in series, the total resistance in circuit is equal to the sum of individual resistance। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका जो टोटल आएगा ना प्रतिरोध, वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस के योग के बराबर होगा, इंडिविजुअल। जैसे R1 का इंडिविजुअल R1 है, R2 का है, R2 का है, R3 का है, तो इनके योग के बराबर आएगा, ठीक है, टोटल। सीधे सीधे जोड़ देना बस, आपको ये कहने का मतलब है। फिर आता है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। कैसे करेंगे? V बराबर IR तो जानते हैं हम, लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत है क्या कि यहाँ पे V सेम रहेगा, आपकी बार वोल्टेज सेम है तीनों में। देखिए आप, ये R1 के लिए R2 R3, तो V हमने यहाँ से दिया तो यहाँ भी वही जाएगा, यहाँ से वही जाएगा, ठीक है। तो V तीनों में सेम वोल्टेज आ रहा है। लेकिन धारा अब की बार चेंज हो गई, जैसे यहाँ जाएगी तो I1 जाएगी, यहाँ जाएगी तो I2 जाएगी, यहाँ जाएगी तो I3 जाएगी, ठीक है। तो धारा अब की बार चेंज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि V बराबर IR का काम तो हमने श्रेणी में क्रम में कर लिया था जोड़ के, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग था। अब हमें R के टर्म में निकाल के लाना है इसको, क्योंकि सॉरी I के टर्म में निकालना, क्योंकि धारा चेंज हो रही देखिए यहाँ पे। तो I के टर्म में इसको निकालना है, इस सूत्र को देखिए। I कैसे कैसे लिखेंगे? तो ये R है, उसको बट्टे में ले जाना है, R बराबर V बट्टे, सॉरी I बराबर V बट्टे R, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। द पोटेंशियल इज सम सेम फॉर ऑल द रेसिस्टेंस बट द करंट इज चेंज्ड। ये बात बोलिए कि जो पोटेंशियल है वो तो यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन जो आपका करंट है वो देखिए चेंज हो जाएगा, करंट इज चेंज्ड। टोटल रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट एंड टोटल करंट क्या आएगा? देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी कि टोटल करंट के टर्म में हमको लिखना है ये, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है आपकी बार। पहले क्या चेंज हो रहा था? वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसलिए हमने V1 V2 V3 ऐसे लिखा। अब करंट चेंज हो रहा है इसलिए I1 I2 I3 लिखेंगे, तो ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये I इक्विवेलेंट है, इसकी जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन R लिख दिया। I1 है, इसकी जगह पे V अपॉन R1 लिख दिया। कैसे आए V अपॉन R1? V बराबर IR था, हमें क्या चाहिए? I चाहिए। I बराबर क्या लिखेंगे? इसको बट्टे में लिखेंगे V अपॉन R। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, V बट्टे R, ठीक है। R1 के लिए V अपॉन R1, R2 के लिए V अपॉन R2, ठीक है। ये इसकी जगह भी लिख रहे हैं हम, I1 I2 I3 की जगह, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमने लिया है, ये वाला V बराबर IR से बनाया है, I बराबर V अपॉन R, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला V है, ये वाला V है, ये सारे कॉमन है, तो इनको कट कर देंगे। और यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो समांतर क्रम में ये संयोजन हो जाएगा। When a number of resistance are connected in parallel combination, then the total resistance is sum of the reciprocal of individual resistance। अब क्या कहा इसने कि जो टोटल इनका श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए इनका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो इनके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। प्रत्येक का व्युत्क्रम, यहाँ पे लिखा ना इंडिविजुअल,
देखिए इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इसके व्युत्क्रम के योग के बराबर है। तो इसी टाइप से अगर आगे भी जुड़े हैं तो 1/R4 1/R5 इस टाइप से जोड़ते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब है जूल का नियम। जूल का नियम क्या कहता है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बात करता है जूल का नियम। इलेक्ट्रिक पावर का हिंदी में बोलते हैं विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हम जानते हैं P बराबर VI। भाई P बराबर VI होता है ये किसका मल्टीप्लाई होगा, वोल्टेज और करंट का। इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो पावर को कैसे डिफाइन करोगे आप कि ये जो है वो प्रोडक्ट होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V का और करंट का, इन दोनों का मल्टीप्लाई का ये आपका प्रोडक्ट होता है। कौन, इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति। इसलिए हमने लिखा है P बराबर VI। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर IR। ठीक है, इसके अंदर रखेंगे ऊपर वाले के अंदर V की जगह IR रखना है, तो P बराबर V की जगह रख दिया IR। एक और I था पहले से, क्या हो गए दोनों आई स्क्वायर हो गए, आई स्क्वायर आर, ये यहाँ पे लिखा नीचे। तो P बराबर आई स्क्वायर आर यहाँ पे हो गया। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे P बराबर V स्क्वायर ओपन आर और लिखा है इसने। अब क्यों लिखा है, आई की फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला क्या था, आई बराबर V ओपन आर था। पिछले हमने समांतर क्रम में देखे हैं V बराबर IR, आई बराबर V ओपन आर। ठीक है, अब यहाँ पे आई स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, ये लिखा है आपने, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। जैसे आई का स्क्वायर किया इसने तो V का स्क्वायर किया बटे आर का स्क्वायर किया इंटू आर था, एक आर से एक आर कट गया, आई स्क्वायर अपॉन आर आ गया। ये लिखा है इसने V स्क्वायर अपॉन आर। इलेक्ट्रिकल पावर इज ए रेट एट विच एनर्जी इज स्पेंड। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, एक रेट है, एक दर है जिसके हिसाब से एनर्जी स्पेंड की जा रही, खर्च की जा रही। और पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, जिसको वोट के रूप में दर्शाते हैं, वाट। ठीक है, जूल पर सेकेंड। इन प्रैक्टिस किलोवाट एंड किलोवाट पर होवर आर यूज्ड। तो शक्ति का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो किलोवाट के रूप में करते हैं, किलोवाट पर आवर, है ना। उसके बाद में आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्यों दर्शाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस होता है उसका, इसलिए वो धारा का प्रतिरोध है, वो क्या करता, धारा को जाने नहीं देता, इसलिए करंट उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर। तो इसको देखते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो टू ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस, कि इलेक्ट्रिक करंट किसी ऐसे कंडक्टर के अंदर से गुजर रहा है जिसके पास में क्या है, रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो सर्टेन अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। किसके कारण हुई है, ये रेसिस्टेंस के कारण हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दिस हीट एनर्जी विल रेज द टेम्परेचर, और ये क्या करती है, ये टेम्परेचर को बढ़ा देती है, कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो द हीट एनर्जी विल रेज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज दे मूव थ्रू द मैटर। और ये किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रही है, जो कि रेजिस्टेंस से टकरा रहे हैं, मतलब जिनको रेजिस्टेंस जो है वो जाने नहीं दे रहा, अपोज कर रहा है उसका। तो वो क्या कर रहे हैं, ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑन देयर वे दे कोलाइड फ्रिक्वेंटली विद एटम्स, और वो क्या करते हैं, अपने रास्ते के अंदर फ्रिक्वेंटली बार बार कोलाइड कर रहे हैं, मतलब उससे टकराते हैं। एंड गिव्स सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और सम काइनेटिक एनर्जी उसको देते हैं टू दी एटम, एटम को काइनेटिक एनर्जी देते हैं। दी एटम्स विल गेन दी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हीट इन कंडक्टर। तो क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बार बार टकराते हैं और उसको काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं थोड़ी बहुत, और बार बार अगर ऐसा होगा तो वो एटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी ग्रहण कर लेगा और वो हीट जनरेट कर देगा कंडक्टर के अंदर। जूल लॉ ऑफ हीट इफेक्ट। तो बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं, जूल के हीट वाले इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, हमने 12th क्लास के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था हीट का, आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। टाइम के हिसाब से टाइम आता है यहाँ पे, टी टाइम है, आर रेजिस्टेंस है, आई धारा है, एच बराबर आई स्क्वायर टी आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। हाँ, तो यहाँ पे ये जो वी स्क्वायर अपॉन आर है, ये क्यों आया है आपको पता हो तो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आई बराबर होता है वी अपॉन आर,
यहाँ पे आई स्क्वायर है, यहाँ पे आई स्क्वायर कर दो दोनों साइड। अब इस फॉर्मूले के अंदर रख दो, आई स्क्वायर के अंदर वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणा यहाँ पे आर टी और है साथ में, तो आर टी, ये कट गया, क्या बचा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो फॉर्मूला याद रखना हीट का आपको, आई स्क्वायर आर टी। दी हीट डेवलप इन ए कैरिंग कंडक्टर, जो कि धारा ले जा रहा है उसके अंदर जो हीट डेवलप हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू स्क्वायर ऑफ करंट। देखिए यहाँ से स्क्वायर ऑफ करंट के विच इज़ पासिंग थ्रू दी कंडक्टर। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हीट है उष्मा जो किसी कंडक्टर के अंदर उत्पन्न हो रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी धारा की स्क्वायर के। जितनी ज़्यादा धारा उसके अंदर से जाएगी उतनी ज़्यादा हीट उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली है, कहने का मतलब ये है। तो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, और ये जो फ्लो ऑफ करंट है वो भी रेसिस्टेंस के डायरेक्ट समानुपाती है। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इफ़ द करंट इज डबल, अगर करंट को डबल कर दिया जाता है तो हीट है वो 4 गुना हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 4 गुना? H बराबर आई स्क्वायर आर टी है। अभी फॉर्मूला देखा हमने, वो बोला कि इसको 2 गुना कर दो, हमने कर दिया कि 2 आई है ये, और उसका स्क्वायर कर दिया, 2 दूनी 4, 4 आई स्क्वायर कितने गुना होगी? पहले से 4 गुना होगी। ये बात ये बोल रहा है कि अगर करंट को डबल कर दिया तो जनरेट हीट है वो 4 गुना हो जाएगी। दिस कंसेप्ट इज अप्लाई ऑन फ्यूज वायर, और ये जो कंसेप्ट है फ्यूज का जो तार होता है बोर्ड के अंदर, स्विच बोर्ड के अंदर जो फ्यूज वायर होता है उसके ऊपर काम करता है। इज द करंट फ्लो टू हायर वैल्यू द हीट जनरेटेड इन सर्किट इज सफिशिएंट टू मेल्ट द फ्यूज वायर। तो जैसे ही हमारे घरों के अंदर जैसे ही ज़्यादा करंट आ जाता है, जैसे 220 नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा अगर आ गया तो वो क्या करेगा, फ्यूज वायर को मेल्ट कर देगा। रीजन क्या है? क्योंकि 4 गुना हीट जनरेट करेगा वो पहले से, इसलिए वो मेल्ट हो जाएगा आसानी से और कनेक्शन टूट जाएगा, और जो अप्लाइंस है, होम अप्लाइंस डिवाइसेस जो लगे हैं वो बच जाएंगे, ठीक है, हाई करंट से। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज मटेरियल इज़ वेरी क्रिटिकल, और जो फ्यूज वायर का जो मटेरियल बनाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्रिटिकल होता है फॉर मटेरियल सिलेक्शन, और उसी हिसाब से उसका सिलेक्शन किया जाता है। जो फ्यूज वायर होता है उसका सिलेक्शन भी मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर किया जाता है। फ्यूज वायर आर मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। तो फ्यूज वायर किसका बना होता है? एक मिश्र धातु होती है, अलॉय होती है लेड और टिन की, लेड शीशा और टिन, ठीक है। 37% और 63% का अनुपात होता है, तो टिन ज़्यादा होता है उसके अंदर। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है ताकि करंट जो है वो एक में कट हो गया तो सभी में कट हो जाएगा फिर। इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और फ्यूज वायर की एक प्रॉपर्टीज ये भी है कि उसका रेसिस्टेंस, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिकल आयरन, हीटर, टोस्टर, ये सारे के सारे काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के सिद्धांत के ऊपर। तो करंट का हीटिंग इफेक्ट है उसके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं। तो उन डिवाइसेस का जो है वो मेल्ट, जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो गर्म होती हैं, आयरन वगैरह, ठीक है। उसका जो जो बना होता है ना फिलामेंट आयरन का या फिर हीटर का फिलामेंट, वो इसी हिसाब का बनाया होता है, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम में Na प्लस क्रोमियम, तो Na प्लस Cr, अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम इज़ यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट यानी हीटिंग का जो फिलामेंट है तंतु, वो किस किस का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, निकल और क्रोमियम उसके अंदर धातुएं होती हैं। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। हाई स्पेसिफिक कौन सा? ये वाला इनका हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। एंड हॉट ईजिली ऑक्सीडाइज्ड एंड नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज, सॉरी, और वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीकृत नहीं होते। इलेक्ट्रिक बल्ब विद टंगस्टन फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो टंगस्टन फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है मशीन है ना, वो भी इसी के ऊपर काम करती हैं। तो उसी के अंदर भी क्या होता है? सेम चीज़ें होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस उनका ज़्यादा होता है, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट भी सेम इसी सिद्धांत पे काम करता है, इसलिए उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण फिर वो जल्दी चमक उत्पन्न करते हैं, मतलब जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टार्ट कर दी हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं विद्युत
क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नए वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।